चलिए समझिएगा अच्छे से। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मध्यकालीन भारत, जो चलते आ रहा है। मध्यकालीन भारत में आप लोग बहमनी साम्राज्य पढ़ें, है ना, विजयनगर साम्राज्य पढ़ें, ठीक है। उसी में आपका लोधी वंश ये सब भी आया था, याद आ रहा है ना। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसको 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, है ना, बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना किया। ये सीखे थे। मुगल वंश का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1526 से लेकर 1857 तक पूरा देखा जाए लगभग 225 साल, है ना। 1526 से लेकर कब तक? 1857 तक। अंतिम मुगल बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफर था, है ना, जिसको 1857 की क्रांति में क्या किया, उसको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो शुरुआत यहाँ अगर देखिए मेन आपका है ना, इतिहास में अगर आप चीज़ देखिएगा तो इतिहास की कड़ी को जोड़कर समझिएगा ना, कि इतिहास को कहानी के रूप में समझ में आएगा। सच्चाई यही है। और इतिहास को सिर्फ पढ़िएगा रटिएगा तो इतिहास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इतिहास में कोई एक घटना तो घटता नहीं है। इतिहास के किसी एक पोर्शन अगर समय में देखा जाए, किसी एक स्थान पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ और हो रहा है ना, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन होता है उसके बीच में, जिसको समझना पड़ता है। और ज़्यादातर तो बुक में वो सब चीज़ दिया भी नहीं है। बुक में क्या करता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख के आगे निकल जाता है। अब उसको कहानी को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड समझना पड़ता है कि आखिर भैया ऐसा है, हुआ क्यों, उसके बैकग्राउंड में क्या है। बैकग्राउंड तो कहानी बुक में देता नहीं है। बुक में क्या देगा? सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट दे के निकाल देगा। लेकिन ऐसा घटने के पहले कुछ ना कुछ रीज़न होता होगा। जैसे 1857 की क्रांति में लड़ाई जो हुआ, लड़ाई होने के पीछे कुछ रीज़न है कि क्या कौन सी कारणें थी जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर दब भी गया। नहीं तो क्या होता कि भारत जो है 1857 में आज़ाद हो जाता, है ना। 90 साल के बाद 1947 में आज़ाद हुआ भारत। तो कुछ ना कुछ कारण होती है, तो उस कारण को समझना पड़ता है हम लोग को। उस चीज़ को अगर समझेंगे, हम लोग कहानी को समझेंगे, उसके बैकग्राउंड के कहानी को समझेंगे, तो अच्छे से इतिहास समझ में आएगा। कहानी के रूप में लगे कि हाँ एक मूवी के रूप में चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये सीन है आपका कब का, अगर देखा जाए तो बाबर ने पानीपत के पहला युद्ध किया 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स देते हैं, पीछे में रिकॉल मार देते हैं। 1526 से लेकर अगर बाबर की बात किया जाए, समझिएगा अच्छे से, तो ये 1526 से लेकर 1530 तक था। 30 में इसकी मृत्यु हो गई। अब 1526 से 30 तक के कंटिन्यू युद्ध किया। याद किए होंगे आप लोग, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, है ना। लास्ट में 26, 27, 28, 29 ऐसे है डेट उसका। लास्ट में वो मर गया। इसके बाद बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं। अगर हुमायूं का शासनकाल देखिएगा तो हुमायूं का राज्यारोहण 2 बार, याद होगा। हुमायूं जो है 2 बार उसका राज्यारोहण हुआ। बीच में कहा गए थे भैया शेरशाह सूरी का साम्राज्य सूर्यवंश, है ना। अब वो पूरे हुमायूं के टीम को मार के भगा दिए कहाँ? अफगानिस्तान। तो अगर हुमायूं का शासनकाल देखिएगा तो ये 1530 से चलता है 1540। ये पहला टर्म था। हाँ आइए फटाफट बैठिए। ये पहला टर्म था जब हुमायूं दिल्ली के शासक बना, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो था, ये सब दोनों मुगल वंश है, लेकिन बीच में आता है अफगान वंश। अब अफगान वंश के जो शासक थे वो थे शेरशाह सूरी। इनका तो देखिए, अब सूर्य वंश अगर देखा जाए तो अफगान वंश चलता है 1540 से लेकर 1500 कब तक? 55 तक। ये सीन है पूरा, है ना। इसके बीच में मुगल वंश 15 साल तक भारत से गायब रहता है, क्योंकि उसमें कौन वंश रहता है? सूर्य वंश। सूर्य वंश में शेरशाह सूरी, है ना। अफगान वंश या सूर्य वंश बोलिए, क्योंकि शेरशाह सूरी उसके संस्थापक थे। अब शेरशाह सूरी तो इसमें नॉर्मली 5 साल तक शासन किए, 40 से 45 ही। और उसके बाद जो उनके शासक हुए वो मतलब उनके बाद का जो उत्तराधिकारी हुए
वो उतना पावरफुल नहीं हो पाए जो अपने साम्राज्य को कायम रख सके। बाद में फिर युद्ध होता है, मौका मिल जाता है किसको? हुमायूं को दोबारा से। कब? 1555 में ही। और फिर हुमायूं आता है यहाँ पे। हुमायूं जो है 1555 में फिर आता है। कौन सा युद्ध होता है वहाँ बताइए? सरहिंद का युद्ध। याद हो रहा है? सवाल ये पूछता है एग्जाम में कि किस युद्ध के बाद हुमायूं जो है फिर से दिल्ली के शासक बनता है? तो आंसर होगा कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध, है ना। सरहिंद के युद्ध में सूर्यवंश के शासक को हराकर हुमायूं फिर से दिल्ली के राजा बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि ये मात्र एक ही साल तक रह पाता है। 1555 में बनता है, आज 56 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। एक जाता है जो इसका बनाया हुआ लाइब्रेरी था, पुस्तकालय, जिसका नाम था दीन पनाह पुस्तकालय, दिल्ली में, है ना, पुराने दिल्ली में स्थित है। उसी के जाता है देखने कि हम ही लाइब्रेरी बनाए, तो जा देख के आते हैं कैसा है, 15 साल में उसका क्या हाल है। और जाता सीढ़ी से गिर जाता है, और सीढ़ी से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सवाल ये भी पूछता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, या किस शासक की मृत्यु लुढ़कते हुए हो गई, है ना। उस समय के जो इतिहासकार तो एक बयान भी देते हैं कि हुमायूं का शासनकाल दिन भर भागते दौड़ते रहा, लुढ़कते हुए रहा, और लास्ट में लुढ़कते हुए मर भी गया, है ना। दिल्ली के वो जो दीन पनाह लाइब्रेरी था, पुस्तकालय, उसकी सीढ़ी से गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। अब हुमायूं के बाद कौन आता है शासक? अकबर, है ना। अकबर कब से कब तक? 1556 से 1605। डेट याद रखिएगा एकदम, डेट। कभी कभी सवाल से अगर डेट पूछेगा ना, तो डेट से अगर सवाल पूछता है तो अगर उसका समय काल आप याद रखिएगा, टाइम पीरियड शासन करने का, तो वहाँ से आप आंसर जो है सो ऑप्शन के माध्यम से चुन सकते हैं। जैसे पूछा कि ये घटना, डेट दे देगा कि कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ। तो अगर आप शासनकाल का जो टाइम पीरियड याद रखते हैं तो ऑप्शन से चुन लीजिएगा कि हाँ इसके समय में तू है ये नहीं था, तू आएगा कहाँ से। बात समझे ना? 4 गो तो ऑप्शन देगा एग्जाम में। जिस एग्जाम का हम तैयारी करते हैं उस एग्जाम में तो 4 गो ऑप्शन देना ही देना है। किसी किसी में 5 गो देख कंफ्यूज करता है ना। तो ये अकबर का क्या है? शासनकाल चलेगा 1556 में बना और 1605 तक रहा। ठीक है, ये शासनकाल अकबर का था। अब ये 1556 में जो राजा बनता है उस समय इसकी उम्र कितनी होती है? मत 14 वर्ष, है ना। 14 वर्ष की आयु में ये राजा बनता है। और अनपढ़ जो है मुगल वंश में सबसे अनपढ़ था, है ना। अनपढ़ राजाओं की बात किया जाए मुगल वंश में तो अकबर का नाम पहला हो जाता है। ठीक है। अब ये था, लेकिन समझदार इसलिए था क्योंकि इसके जो अपना शासन करने का जो तरीका था, तो उसमें शासन में अपने रखे हुए थे 9 रत्न। नाम सुने होंगे 9 रत्न, है ना। और उस 9 रत्न की सहायता से ही, उनके सूझबूझ से, है ना, वो अपना शासन चलाता था। तो 9 रत्न थे कौन भाई? तो 9 रत्न जो थे अपने अपने क्षेत्रों में विद्वान थे। कोई संगीत के विद्वान हैं, कोई राजस्व में अच्छे एक्सपर्ट में, कोई आपका सलाहकार बहुत बढ़िया हैं, है ना। ये बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, कुछ अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी हैं जिनको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान है। जैसे अब्दुल रहीम खान खाना जो बैरम खां के पुत्र हुआ करते थे, उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है। बाद में इनका जो बेटा होता है जिसका चर्चा करेंगे, जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था, उसके गुरु भी वही थे, अब्दुल रहीम खाना, जो बैरम खां के बेटे थे। अब रहा बात कि बैरम खां कौन था, तो अकबर का संरक्षक, है ना। अकबर का संरक्षक, जब अकबर छोटा था तो उसके संरक्षण के रूप में कौन थे? बैरम खां थे। और एक और नाम आता है इतिहास में अकबर के साथ जुड़ा है, तो माहम अनगा, जितना इतिहासकार के दाई माँ, ढाई माँ देता है। ढाई माँ इसको बोलते हैं जो पालन पोषण करते हैं, है ना। अमूमन हम लोग के घर में भी जो महिलाएं जॉब करती है तो अपने बच्चों को पालने के लिए एक दाई रखती हैं, उनको दाई माँ बच्चा लोग बोलता है। तो पालन पोषण जो करेगा उसको दाई माँ, उस समय उसका क्या नाम था? ढाई माँ, है ना। तो ढाई माँ का अकबर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि अकबर उनको अपनी एक माँ की दर्जा देता था और उनकी बात को टालता नहीं था। धीरे धीरे हुआ भी क्या कि दाई माँ जो माहम अनगा थी, दाई माँ, उनका जो बेटा थे, वो धीरे धीरे क्या करें कि अकबर के जो शासन काल था, शासन में वो अपना हस्तक्षेप करना शुरू किए, है ना।
और उन लोग के चतुराई से क्या हुआ, बैरम खां की हत्या होकर करवा दिया गया था, है ना। बैरम खां, उनके बहकावे में आकर अकबर क्या कर दिया, बैरम खां को अपने संरक्षक से बोला कि आप जो है सो जाइए और तीर्थ यात्रा पर जाइए। तीर्थ यात्रा मतलब मक्का मदीना, पढ़े होंगे आप लोग। और वही मक्का मदीना जाने के क्रम में एक अफगान था जिसका व्यक्तिगत दुश्मनी था, किसके साथ, बैरम खां के साथ। उसने क्या कर दी, बैरम खां की हत्या कर दी रास्ते में ही, ठीक है। अब अकबर की मृत्यु हो जाता है, तो अकबर जो अपनी मृत्यु के पहले ही, है ना, अपना उत्तराधिकारी वो घोषित कर देता है। बात समझ में आया, ताकि उत्तराधिकारी के लेकर आपस में सब लड़े ना, ठीक है। तो अपने मरने के पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, जिसका नाम क्या था, जहांगीर, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। जहांगीर का ही बचपन का नाम क्या था, सलीम था, ठीक है। समझिएगा उसके बारे में पूरा अच्छे से देखिए। जहांगीर का जन्म, देखिए कंट्रोवर्सी है, 30 या 31 लिखता है इतिहासकार कि 30 या 31 अगस्त 1569 ना 59 बोलते हैं जी। 1569 कहाँ हुआ, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी का भी निर्माण किसने कराया था, अकबर ने, है ना। वहीं पर जहांगीर का जन्म हुआ 30 या 31 अगस्त को। इसके पिता का नाम सब लोग जानते हैं, अकबर था। क्योंकि चूंकि देखिए माता का नाम इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए पिता तो एक ही होते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी रानियां होती हैं, है ना। तो किस रानी के गर्भ से उसका जन्म हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान लें कि एक ही पिता है, उनकी 5 पत्नियां हैं, तो पिता का नाम तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, किस माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, कि 5 को पत्नी में से किससे उसका जन्म हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए माता का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले देखते होंगे कि हम लोग का समाज जो था कैसा था, मातृ प्रधान। आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, तो वहाँ पर महाभारत में क्या लिखता है, कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र अर्जुन, मतलब माँ के नाम से, क्योंकि पिताजी का 2-3 शादियाँ और भी है, तो किसके गर्भ से उनका जन्म हुआ वो माँ का नाम इम्पोर्टेंट है ना। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, आप लोग पढ़े होंगे मातृ देवी की पूजा होना, ठीक है। खैर आइए यहाँ पे, तो पिता का नाम क्या है, अकबर, और माँ का नाम हरका बाई। हरका बाई का देखिए इन्हीं का जो ये दिया गया था उपनाम था, क्या नाम था, मरियम उज़्ज़मानी, मरियम उज़्ज़मानी। यही हरका बाई जो है इतिहास में जोधा बाई के नाम से प्रसिद्ध है ना। जोधा अकबर पे नाम पे बहुत सारा मूवी भी बना है, सीरियल भी आया है ना। तो वो जोधा बाई जिसका नाम है, उन्हीं का नाम क्या है, हरका बाई है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इतिहासकार के बीच में विवाद है। विवाद क्या है कि हरका बाई जो थी, जिनका अकबर के साथ विवाह हुआ, तो वो मेनली जो राजा थे, है ना, उनकी वो दासी थी, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो उनकी बेटी थी, ठीक है। अब अलग अलग इतिहासकार का अपना अलग अलग मत है, लेकिन हम लोग को क्या है कि जो एनसीईआरटी बोल रखा है, जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बनता है उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग का इतिहास को तोड़ मरोड़ के हम लोग के सामने परोसा गया है, तो भैया तोड़ मरोड़ के परोस दिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसी को चीज़ को वास्तविक मान रहे हैं। लेकिन वास्तविक कुछ और भी है जो हम लोग के सामने आया ही नहीं है, ठीक है। खैर वो तो विषय कंट्रोवर्सी का विषय हो जाएगा, कुछ बोलेंगे तो। आइए यहाँ पे, जहांगीर के बचपन का नाम क्या, सलीम, है ना। बचपन का नाम सलीम था, और सलीम इसलिए पड़ा क्योंकि अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती से बहुत इंस्पायर्ड थे, ठीक है। वो शेख सलीम चिश्ती कौन थे, एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती कौन थे, सूफी संत थे। तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही उसका बचपन का नाम क्या रख दिया, सलीम, अपने बेटा का नाम सलीम रख दिया। अब यहाँ पर इमेज देखिएगा, तो ये है हमारे जहांगीर महोदय, ये है अकबर और हरका बाई, और ये वो महल है जहाँ उनका जन्म हुआ था, मतलब कि फतेहपुर सिकरी, है ना। यहीं पर जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर का अगर देखिएगा शासनकाल, तो 1605 से लेकर 1627 तक चला, मतलब नॉर्मली 22 साल, ये ना बोलेंगे
1605 से 1627। जहांगीर का इमेज दिख रहा है, अकबर और ये हरका भाई जिसको जोधा भाई या मरियम उज जमानी भी बोला गया, ठीक है। और ये उनका इमेज फोटो है जहाँ जन्म हुआ था, जिसका नाम क्या था, फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। ये सब जो बीच बीच में हम समझाएंगे उसको कम से कम याद रखिएगा, समझिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि सवाल वहीं से फंसेगा। ये सब तो सारे किताब में लिखा रहते हैं, लेकिन किताब में इमेज नहीं है, हम आपके सामने इमेज रख दी है। और इसके बीच में हम जो कहानी सुनाएंगे उसके बैकग्राउंड का कहानी पीछे का, वो कहानी के रूप में समझिएगा, जोड़ते चलिएगा अच्छे से। चलिए खैर आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कि जहांगीर की अगर शिक्षा की बात किया जाए तो सलीम का मुख्य शिक्षक कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खां के पुत्र थे, या ऐसे बोल सकते हैं कि अकबर के पुत्र भी कहलाएंगे, क्योंकि बाद में क्या हुआ था कि बैरम खां के मरने के बाद अकबर ने उनकी विधवा पत्नी से विवाह कर लिया, है ना, और उनके पुत्र को अपने पुत्र का भी दर्जा दिया ताकि वो संरक्षित रहे। बात समझें? तो अकबर बैरम खां के पुत्र बोल सकते हैं या अकबर के पुत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, फिर बाद में शादी विवाह किया। तो सलीम का मुख्य शिक्षक कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें भी अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आता है। ये विद्वान थे, इनको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है, लिखा हुआ होगा। इससे जहांगीर ने अरबी, फारसी, विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, और जहांगीर जो है अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान बना, क्योंकि जब उसके शिक्षक ही विद्वान हैं तो मन लग वो भी विद्वान है ना। तो जहांगीर अपने पिता के ठीक अपोजिट, जहाँ उसके पिता कौन थे, अकबर जो अनपढ़ के नाम से जाना गया इतिहास में, उसके अपोजिट उनका पुत्र जो था अरबी और फारसी भाषा क्या बना, विद्वान बना, ठीक है। और बात किया जाए जहांगीर के विवाह संबंध, तो विवाह के कहानी आएगा तो यहाँ पर इसका नॉर्मली 20 गो शादी हुआ था, है ना, एकदम रंगीला मिजाज के था जगह। जहांगीर कैसा, रंगीला मिजाज, जिधर जाए ना कुछ करने उधर ब्याह कर ले, सच्चाई है, ठीक है। इसमें 4 विवाह का चर्चा पहले है, 20 को ब्याह हुआ है इसका, कितनी पत्नी है, 20 है, ठीक है, जिसमें अभी हम लोग 4 पत्नी के बारे में पढ़ेंगे, और चारों पत्नी से एक एक पुत्र हुआ था, ठीक है, उसका भी चर्चा इतिहास में है। बाकी तो ऐसा ही था जो इतिहास में उजागर नहीं हुआ। इतिहास में इसका एक नाम और आता है, उजागर होता है, जिससे बहुत ही हम लोग के इतिहास में उसके नाम पर बहुत सारा मूवी भी बना, जिसका नाम था अनारकली, है ना। और जहांगीर का अगर बात किया जाए और वहाँ पर अनारकली का चर्चा ना हो तो जहांगीर का तौहीन हो जाएगा, क्योंकि उसके नाम पर बहुत सारा मूवी भी बना है ना। कौन सा एक मूवी, मुगले आजम। मुगले आजम उस जमाने का सबसे टॉप मूवी था, जिसमें जहांगीर और अनारकली के बीच का प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है, ठीक है। और मुगले आजम आज भी उसी दमखम के साथ अपने फिल्म इंडस्ट्री में खड़ा है, क्योंकि उसमें जो रोल किए अभिनेता और अभिनेत्री दोनों का बहुत अच्छा रोल है। और यहाँ पर कहानी कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्यों, क्योंकि अनारकली को सुनो कि उसको अकबर ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, है ना। अब जिंदा दीवार में चुनवा दिया, ऐसा क्यों, कारण, बैकग्राउंड, बिगाड़ तो अब जब प्रेम प्रसंग है तो बिगड़ ही न गया वो, तो उसके हाथ में है ही नहीं। तो जब नहीं है तो ब्याह करा था, जब से 20 को ब्याह किया थे वाव रहता, 21 को होता, है ना, ये कहानी होता। लेकिन उसके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड इतिहासकारों का अलग अलग राय है, अलग अलग मत है, जो आपको सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। खाली उसको कहानी के रूप में सुनिएगा। अनारकली उस समय की, उसका नाम जो पड़ा अनारकली उसका वास्तविक नाम नहीं था, उसका वास्तविक नाम था नादिरा बेग, है ना। क्या उसका नाम था, नादिरा बेग, जो ईरान के जैन खां कोका की बेटी थी, पुत्री, ठीक है। बाद में होता क्या है कि जब वहाँ पर एक व्यापारी थे, तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है जैन खां कोका की, तो जो नादिरा बेग है वो आ जाती है मान सिंह के पास,
उसको वहाँ के जो व्यापारी है बेच देता। पहले मानव व्यापार ज़्यादा होता था, ये एक इतिहासकार का हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उसको बेच दिया तो वो चला आया क्या, मानसिंह के पास। अब मानसिंह अकबर के दरबार में थे, याद है ना। अब अकबर के दरबार में थे तो अकबर के मानसिंह जो है अकबर को के पास लेकर इसको दे दिए, और अकबर इसको अपने हरम में, हरम करने का मतलब कि अकबर जो है अपने जहाँ उसकी जो सेविकाएं रहती थी, है ना, उस हरम में नादिरा बेग को रख दिया। उनका काम हरम की महिलाओं का, जो जिस हरम में इसको रखा उस हरम की महिलाओं का बस इतना ही काम था कि जब अकबर को नाच देखे का मन करे, है ना, तो अपना नृत्य जो है सो वो प्रस्तुत करे। अब पहली बार जब अकबर जो है नादिरा बेग को देखा है तो उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया और इसका नाम रख दिया अनारकली, ठीक है। क्या नाम रख दिया, अनारकली। अब ये इसकी हरम की महिलाएं देख समझ के एक नर्तकी हो गई, है ना। अकबर का जब मन किया नाच देखने का तो ऐसे आरंभ किया जाए, शुरू हो गया नाच, देखा वो, ठीक है। धीरे धीरे ये सब सिलसिला चलते रहा। उसी समय में इनका एक पुत्र जो था, जिनका नाम बचपन में नाम क्या था, सलीम, सलीम भी थे। और सलीम जो था बचपने से रंगीला मियाज, जिसके बाप अकबर है तो बेटा कोई टेंशन होगा, है ना। उस समय अकबर के समय में अपना सल्तनत पूरा पीक पर था, उसका था ना, मुगल वंश का, कोई टेंशन नहीं, एकदम पूरा रंगीला मियाज के था। और उसका जो है संबंध हो गया अनारकली के साथ, ठीक है। अब इस बात का पता अकबर को भी नहीं था स्टार्टिंग में। उसके जो अकबर के जो दरबार में जो सेवक होते थे वो लोगों ने अकबर को कहा कि ऐसा ऐसा है, एक नर्तकी के साथ में शहजादे सलीम का संबंध है, जो आपकी गरिमा को और आपकी ठेस पहुंचेगा। भाई लोग अच्छे नज़र से नहीं देंगे कि एक सलीम राजा का बेटा का संबंध जो है एक नर्तकी के साथ है। बात समझें। हुआ अकबर बोला कि ठीक है, अब हम भी जांच करते हैं, देखते हैं क्या है कहानी। लेकिन उस समय तक सलीम जो है अनारकली के प्रेम में पूरा डूब गया था, कहानी खत्म, है ना। एकदम अनारकली के साथ में एकदम समझ ही रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं वो चीज़, है ना। और उसके बाद हुआ क्या कि उसी सीन को जो है अकबर महोदय अपनी आंखों से देख लिए। अब बोले कि जब तक अपने बेटे पर कंट्रोल नहीं करेंगे, लगता है कि हमारा नाक जो है सो ये कटवा ही देगा। हुआ ये भी, बाद में अकबर बहुत समझाए सलीम को कि बाबू देखो, जिस राह पर तुम चल रहा है उस पर हम चल चुके हैं, सुधर जाओ। लेकिन सलीम जानवर करते हैं, कहावत है कि प्यार अंधा होता है ना। उसको कुछ अपना नहीं दिख रहा है, सब दिख क्या रहा है, अनारकली। अच्छा, ये जो कहानी पढ़ा रहे हैं ना अभी, बच्चा लोग बहुत इंटरेस्ट से सुन रहा है, बढ़िया लग रहा है, ऐसे ही डेली सुनाइए हमको ना, है ना। इन लोगों की मेरा ही कहानी चल रहा है क्या, नहीं, अपना कहानी उसको फील कर रहे होंगे। यस, तब तुम लोग का दांत आ रही है। लड़का लोग तो ठीक था, क्या मजा आ रहा होगा, है ना। अकबर को लाख समझाने के बाद भी सलीम नहीं समझे, तो अकबर ने एक फैसला लिया कि अनारकली को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाए। अब ये कहानी एक इतिहासकार का था, चुनवाने तक का कहानी। फिर कुछ इतिहासकार ऐसे माने कि कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि अकबर का भी संबंध जो था अनारकली के साथ था, है ना। अब अकबर ये भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा का इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो, ठीक है। तो वो अनारकली को मारा भी नहीं और जिंदा चुनवाया भी नहीं। उसने कहा किया कि एक रचा क्या बोलते हैं ड्रामा, और जिस दीवार में चुनवाना था इसको, वहाँ से एक सुरंग बनवाया अंदरूनी, और संतलत के बाहर कहीं पर उसको निकलवा दिया। और दुनिया के सामने ऐसा लगा कि अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन वास्तविक कुछ इतिहासकार बोलते कि वो दीवार में चुनवाया ही नहीं गया, वो सुरंग के माध्यम से जो है बाहर उसको करवा दिया गया, ठीक है।
ये दूसरा इतिहासकार का मानना है। खैर, इसी पर मूवी बना है जिसका नाम क्या था, अनारकली और जहांगीर के बीच का जो संबंध का मूवी का नाम क्या था, मुगले आजम। आप लोग देखिएगा, पुराने फिल्म है लेकिन अभी भी उसका वर्चस्व अभी भी मुगले आजम का है। ठीक है, खैर अनारकली तो चली गई बेचारी, दीवार में चुनवा दिया गया, निकल गई। उसके बावजूद भी बीच को बियाह किया। कौन? जहांगीर। ठीक है, अब इस 20 विवाह में इसका जो सबसे ज्यादा जो नाम आता है उसका नाम आता है नूरजहां का, है ना। ये फिर पड़ गया बुढ़ौती में फेरा में, है। समझाएंगे इसके बारे में पूरा कहानी, है ना। कहानी को आप सुनिए, आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। देखिए, जहांगीर 20 विवाह किया लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा बेगम कौन? नूरजहां। ठीक है, नूरजहां सबसे लास्ट में आती है उसका। और ये नूरजहां जो है जहांगीर को अपने माया जाल में फंसाती है, क्योंकि उसके लिए वो की थी कि इसको थोड़ा बहुत डांट दिखा देंगे, मुस्कुरा देंगे, यही जो है सो खस जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जहांगीर का जो पहला विवाह हुआ था वो हुआ था आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई, जो मान सिंह की बहन भी थी, है ना। मानबाई के साथ हुआ और मानबाई के गर्भ से किसका जन्म हुआ? खुसरो का जन्म हुआ, है ना। खुसरो, खुर्रम, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग। आगे चार को यहाँ पर नाम आएगा और चारों से 4 संतानें आएगी। ठीक है, और चारों संतान का इतिहास में नाम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम आता है खुर्रम का आता है, वही बाद में शाहजहां बनता है ना। खुसरो तो विद्रोही हो जाता है। आप लोग को जब पढ़ाए होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में सिख सम्राट, है ना, सिख धर्म, तो सिख धर्म में भी खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो बाबू नहीं, खुसरो, है ना, ये खुसरो। ये अमीर खुसरो नहीं है, ये राजा का बेटा है खुसरो। अमीर खुसरो तो एक क्या थे, हिंदी के बहुत अच्छे क्या है ना, लेखक है वो। आइए, खुसरो का जन्म हुआ और खुसरो के जन्म के बाद क्या हुआ, मानबाई का नाम पड़ गया शाह बेगम। ठीक है, पहला विवाह किसके साथ, तो आमेर की राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ, पहला विवाह हुआ। और मानबाई के गर्भ से किसका जन्म हुआ, शहजादा खुसरो का। सलीम का दूसरा विवाह जो हुआ, उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई। ठीक है, अब यहाँ पर जोधाबाई इनकी माँ का भी नाम था, यहाँ पर जोधाबाई ये भी दे रहा है, लेकिन जोधाबाई से ज्यादा इतिहास देता है, इसका नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई, क्या नाम है, जगत गोसाई। ठीक है, इतिहास में दोनों नाम मिलेगा बुक में, किसी किसी बुक में जोधाबाई देता है, ये जोधाबाई नहीं है, तो जोधाबाई की माँ का नाम था ना, जोधाबाई हरकाबाई, है ना। यहाँ पर इन्हीं का नाम क्या है, एक और नाम है जगत गोसाई है। तो जगत गोसाई नाम आप ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि फेमस नाम है जगत गोसाई। और जगत गोसाई के गर्भ से जन्म हुआ खुर्रम का, और खुर्रम ही बाद में क्या बना, शाहजहां बना। ठीक है, ये 2 विवाह हुआ, एक का हो गया मानबाई, दूसरा जगत गोसाई। 20 विवाह में से 4 इंपॉर्टेंट था, उस चारों का नाम आते हैं। तीसरा जो विवाह हुआ था उसका हुआ था साहिब ए जमाल से हुआ। किससे हुआ, साहिब ए जमाल, और जिससे उसका पुत्र परवेज का जन्म हुआ। किसका, परवेज का जन्म हुआ। और जो चौथा है, चौथा विवाह हुआ था किसके, शहरयार का जन्म हुआ था, वो एक दासी के गर्भ से हुआ था, है ना। जो उसके हरम में जो दासी थे, जिससे संबंध था किसका, जहांगीर से, जहांगीर का, उससे एक चौथा पुत्र का जन्म, उसका नाम क्या था, शहरयार। तो जहांगीर का 4 पुत्र, जहांगीर का 4 पुत्र, और चारों की माँ अलग अलग, है ना। एक था खुसरो, दूसरा था खुर्रम, तीसरा था परवेज और चौथा था शहरयार, है ना। अब खुसरो पहला बेटा था, मानबाई का से विवाह हुआ था पहला, तो पहला ही पुत्र कौन था, खुसरो था, बड़ा बेटा खुसरो होगा। लेकिन बाद में क्या देखिएगा, खुसरो राजा ना बनकर खुर्रम राजा बनता है, शाहजहां। खुर्रम का ही बचपन, शाहजहां का ही बचपन का नाम क्या है, खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से राजा बनता। तो आखिर ऐसा क्या घटना घटा हुआ कि खुसरो को राजा नहीं बनाया गया, है ना।
तो खुसरो जब सयान हुआ ना तो अपने बापे के खिलाफ विद्रोह, है ना, बोला कि आप एकदम बहुत सारे हमारे लिए मम्मी खरीद खरीद के ला रहे हैं हम इस चीज़ को नहीं मतलब आप बहुत सारे विवाह कर रहे हैं, है ना। अब हम भी सयान हुए हैं, मौका हमरो दीजिए ब्याह करे के। अगर मौका नहीं दीजिए तो आप गद्दी छोड़िए, राजा हम बनेंगे, है ना। आप राजा बनने के होड़ में वो क्या किया, अपने बाप से बगावत किया। बाद में उसको समझाया बुझाया भी गया लेकिन नहीं माना, तो उसका दोनों आँख फोड़ देवल गया कि ना तू देखेगा और ना उलोल जुलोल काम करेगा। ठीक है, तो उसी में क्या हुआ कि खुसरो का तो कहानी खत्म, आगे है इसका चर्चा। बाद में बन रहा था खुर्रम, जो दूसरा पुत्र था, जिसका जन्म किससे हुआ था, जगत गोसाई से। किसे, जगत गोसाई से। वही खुर्रम जो था वो शाहजहां के नाम से अगला शासक बनता है। खैर हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए जहांगीर ने शेर खां की विधवा, ये शेर खां वो नहीं है, शेरशाह वाले शेर खां नहीं है, इनका नाम कुछ और है, आगे देखने को मिलेगा। ये शेर खां की विधवा पत्नी मेहरुनिसा से विवाह किया था। ठीक है, अब यहाँ पर भी विवाद है, यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी है, तो हम समझाएंगे पूरे अच्छे से कहानी से। कहानी जो इतिहास में नहीं लिखा उस इतिहास को हम बताने का काम करेंगे। जिसके बाद क्या हुआ, नूर जहां की उपाधि प्रदान की मेहरुनिसा। मेहरुनिसा को क्या मिला उपाधि, नूर जहां। जहां मतलब होता है संसार, और नूर मतलब कि सबसे खूबसूरत, मतलब संसार की सबसे खूबसूरत कौन, मेहरुनिसा। ठीक है, अब ये तो हुआ। फिर बाद में देखिए नूर जहां की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, लाडली बेटा, जो नूर जहां के पहले पति हुई थी उसकी पत्नी थी। अब यहाँ पर थोड़ा कहानी समझिएगा, यहाँ पर एंट्री होता है कहाँ, किसका, नूर जहां का। नाम सुना होगा आप लोग, नूर जहां, है ना। अब नूर जहां का एंट्री होने के बाद जहांगीर का जो है मतलब सल्तनत और जहांगीर का पावर सीज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जब तक अकबर के दरबार में या अकबर के साथ में उनकी जो धाई माँ थी महाम अनगा थी, तो अकबर का नहीं चलता था, है ना, बात समझ रहे हैं। उसी तरह से जहांगीर के साथ में जुड़ गई नूर जहां, और नूर जहां जहांगीर के साथ ऐसे थे कि ना जहांगीर जहां साइन करते थे ना उसी के बगल में नूर जहां का भी साइन होता था। मतलब समझिए कि उसका उतना पावर हो गया था, अपने खूबसूरती के दम पर वो उतना पावरफुल पहुंच गए थे। बात समझ रहे हैं, नूर जहां कि जहां राजा का साइन होना उसके बगल में नूर जहां का भी साइन होगा, तब वो वैलिड कहलाएगा, नहीं तो वैलिड नहीं कहलाएगा। जिसला कि ज्वाइंट खाता खुलल है, बैंक में खोलते हैं ना ज्वाइंट खाता, ज्वाइंट खाता मतलब कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का साइन होगा तब पैसा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। वही हाल उसके साथ हो गया था कि जहांगीर जहां फरमान जारी करे वहाँ साइन करे, उसके बगल में नूर जहां का भी साइन होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। खैर अभी किसका एंट्री हो गया, नूर जहां का। नूर जहां का नाम क्या था, मेहरुनिसा। अब थोड़ा बहुत स्टोरी सुनेंगे हम लोग नूर जहां के बारे में। ठीक है, ये है हमारा नूर जहां का मैच दिख रहा है यहाँ पे। उस समय की कहा जाता है कि उस समय की सबसे खूबसूरत महिला कौन थी, नूर जहां। अनारकली के बारे में वही सीन था, है ना, अनारकली इसका भी वही सीन है नूर जहां का। नूर जहां के बारे में अगर समझना है तो यहाँ समझिएगा अच्छे से। देखिए नूर जहां के बारे में क्या है कि नूर जहां का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1577 में, 1577 में। और जहांगीर का जन्म कब, 1569, 69, है ना। मतलब कि से ये 8 साल छोट है, यही ना बोला जाएगा, 8 साल छोट। आई 8 साल छोट था और उसी समय में अकबर के दरबार में आया था, इसको क्या बना दिया था, नर्तकी। अब दोनों मतलब समझिए कि एक ही उम्र का है, 8 साल बड़ छोट का है। तो यहाँ पर सॉरी नूर जहाँ के थोड़ी बनाया गया था, वो तो अनारकली था, है ना, इधर उधर भटक गए थे इसका जन्म 1577 में। इसका प्रारंभिक नाम क्या था, मेहरुनिसा। इसके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग और माता का नाम अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ही वो महिला है जिसने पहली बार गुलाब के फूल से इत्र बनाने का विधि जो है बनाया, है ना। जो इत्र का नाम आप सुनते हैं ना, इत्र देखिए हम लोग जो लगाते हैं ना सेंट, वो केमिकल है। परफ्यूम जो लगाते हैं ना वो केमिकल है।
सवेरे मारिएगा सांझ ले कहानी खत्म, फिर पसीनाइने महके जाती है। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल इत्र होता है वो बहुत महंगा मिलता है। मतलब कि उसका अगर देखा जाए ना, ओरिजिनल इत्र का अगर शुरुआती प्राइस देखा जाए तो 1500-2000 के आसपास में शुरुआत है। महंगा महंगा मित्र, उससे भी महंगा महंगा इत्र मिलता है। उसका खुशबू इतना ज़बरदस्त होता है, ऐसा नहीं कि खुशबू एकदम नाक फाड़े हुए। अभी तो मजमुआ से आता है सेंट, लगा लीजिए तो आपके आसपास में कोनो बैठवे नहीं करेगा, इतना तगड़ा रहता है। जो बिया हुआ में यूज होता है ना, पानी में मिला के ऐसे जयमाला, जो क्या होता है पंडाल या जो बनता है आपका उसमें छिटाता है ना, होता है ना एक विधि कि जयमाला वाला जो जहाँ पर बाराती रुका हुआ है पंडाल में, तो मजमुआ सेंट एक बार एकदम तगड़ा, एकदम उसका स्मेल, किसी ढक्कन खुलेगा तो पूरा दूर तक एकदम इतना तेज स्मेल उसका होता है कि आसपास में कोनो बैठवे नहीं करेगा। मतलब इत्र मुसलमियों के लिए बनवे किया है, ऐसा नहीं है वो कहानी। ठीक है ना, मिलवे नहीं किया तो लगे वो कुछ ही बोले कि हम इत्र नहीं लगाते, लगा मिलवे नहीं किया, ओरिजिनल इत्र रहता है वो सब। हाँ तो महंगा हुआ तो ओरिजिनल होगा क्या? ठीक है, तो असमत बेग जो है ना, असमत बेग जो मेहरुन्निसा की माँ जो थी, वो ही पहली महिला थी जिसने गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि को निजात किया और उसी से इत्र बना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी माँ असमत बेग ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की। अब यहाँ पर देखिए, मेहरुन्निसा का पहले से ब्याह था, किसके साथ? नहीं, अली कुली बेग के साथ। इसी का नाम था, अभी देखे थे, शेर खां। शेर खां था ना नाम, ये अली कुली बेग ही है। अली कुली बेग ये पहले से ही मुगल के अधीन काम करता था। ठीक है, मुगल के अधीन काम करता था। और इसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम क्या था? लाडली बेग, जिसका चर्चा हम इस स्लाइड में किए थे, है ना। था ना कि मेहरुन्निसा उसका नाम था, बाद में उसका नाम पड़ गया नूरजहां। ठीक है, और नूरजहां किसकी विधवा पत्नी थी? शेर खां की विधवा पत्नी थी। और इसके जो अली कुली बेग, मतलब शेर खां मतलब वही अली कुली बेग। अली कुली बेग पहले से ही मुगल के दरबार, मतलब मुगल के अधीन वो काम करते थे। और इनसे एक संतान भी था जिसकी नाम था लाडली बेगम, बेटी था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इसका देखिए, अली कुली बेग का नाम शेर खां क्यों पड़ा था? तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि अली कुली बेग ने एक बार एक शेर की हत्या कर दी थी। इस क्रम में खुश होकर जहांगीर ने ही उसे शेर अफगान, मतलब कि शेर खां की उपाधि दे दिया। और जब ये उपाधि दिया, उस समय तक जहांगीर को पता नहीं था कि एक औरत इतना सुंदर है ना। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? अली कुली बेग की, है ना। तो हुआ क्या कि एक फेस्टिवल था जिसका नाम था नवरोज। नवरोज फेस्टिवल त्यौहार आता है ना, है ना। उस हाँ, बलवन चलाया था नवरोज को। नवरोज जैसे हम लोग में होता है नवरात्रि 9 दिन का, उसी प्रकार से नवरोज भी 9 दिन तक चलता है। और उसी नवरोज के त्यौहार में पहली बार जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा, है ना। अब मेहरुन्निसा थी कौन? तो ये अली कुली बेग की विधवा पत्नी थी, जिससे एक पुत्री भी, जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी सुनाते हैं आप लोग को, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। अब देखिए, अब वो तो विधवा है, कौन? मेहरुन्निसा। अब ना समाज इतना पढ़ा लिखा हो गया है ताकि विधवा को भी लोग मान सम्मान की नज़र से देखता है ना। लेकिन पहले के समाज में विधवा का हाल बहुत खराब था। विधवा लोग को, विधवा महिलाओं को खासकर समाज बहुत गंदी नज़र से देखता था। ठीक है, अब मेहरुन्निसा उस समय काफ़ी खूबसूरत थी। अब काफ़ी खूबसूरत है तो आप उसका हाल समझ रहे होंगे, कहीं भी निकले तो कुछ न कुछ कमेंटबाजी होगा समाज के प्रति लोगों द्वारा। लेकिन हर एक समाज में कुछ न कुछ चमन लोग होते ही हैं, न अपने चैन से रहेंगे न किसी को चैन से रहने देंगे। वो आज भी हैं, पहले भी होंगे। ऐसा था नहीं खाली बदमाश सब आज हैं, पहले दम सब सिर था एकदम, नहीं ना, ऐसा होगा, सब ऐसा होगा। हुआ क्या कि अब मेहरुन्निसा ने क्या हुआ कि नवरोज के त्यौहार में जब मेहरुन्निसा सज धज के आई, है ना,
तो क्या था, एक छलावा था, वो जानते थे कि जहांगीर आएगा। आज जहांगीर है रंगीला मिजाज के, किसी तरह से उसको अपने चंगुल में फंसा लेना, है ना। सच्चाई यही है। और आखिरकार हुआ भी यही। जब पहली बार नवरोज के त्यौहार में मेहरुन्निसा को जहांगीर देखा, है ना, देखते ही पिघल गया। देखते ही क्या हुआ, पिघल गया। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी, बातचीत शुरू हुआ, क्योंकि उसी के दरबार में है ना, उसी की तो दरबार में जो था मुगल का दिन में था अली कुली बेग, उसी की विधवा पत्नी है, या रहने तो वहीं पे है। पहले इसको पता ही नहीं था कि पहले कुकर विधवा जो औरत है इतना सुंदर है, तो पहले ही वो अपना ब्याह हुआ करके टाइट रहता है। लेकिन ये जो है सो देखा पहली बार किस में, नवरोज के त्यौहार, पिघल गया बेचारा। बीच को ब्याह पहले से भी था उसका, पिघला। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। ये जहांगीर जो है प्रस्ताव रख दिया किसका, ब्याह का, तो भैया आपके साथ हम विवाह करें। तो मेहरुन्निसा तो चाह ही रही थी वही ना। अब कोनो एक राजा है, राजा उस समय उतना बड़ा राजा है, और खुद सामने से चल के ऑफर दे रहा है विवाह करने का, है ना, तो कोई लड़की मना करेगी? नहीं मना करेगी। कितने लोग का है ना, मना भी नहीं कि बोली हम तो उसी के तैयार होकर गए भी किए थे, है ना। आप देखिए, पिघलिए और हमारा काम बन जाए, आसान हो जाए। हुआ भी वैसा ही। बाद में देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि वह एक बार नवरोज के त्यौहार क्रम में विधवा मेहरुन्निसा, मतलब जिसको नूरजहां को देखता है और उसे देखकर वह उस पर आसक्त हो जाता है। मतलब देखा तो एकदम देख ले जी, कहा देख लिए हम। और विवाह की इच्छा प्रकट करता है। और इस प्रकार की विधवा मेहरुन्निसा का 1611 में जहांगीर के साथ विवाह हो गया। ठीक है, मेहरुन्निसा का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद मेहरुन्निसा का जो नाम है जहांगीर कर देता है कौन, नूर महल। नूर महल, नूर मतलब कि खूबसूरत, और महल मतलब कि वो घर महल जिसका था, मतलब महल की सबसे खूबसूरत। तो जब ऐसा हुआ तो बोल नूरजहां बोली कि मेहरुन्निसा बोली कि वो तो हम इतने हमारी खूबसूरती है, वो तो खाली हम एगो त्यौहार में सज के आए थे से वैसन थे, अपन भी यहाँ में सज के आएंगे तो देखिएगा, है ना। तो त्यौहार में सज के आई थी तो उसका नाम रखा गया नूर महल। ब्याह में सज के आई हो अपना, है ना, अरे वाह, ये तो नहीं ना, महल के नहीं है, इसका नाम कर दो पूरा जहां, तो नाम हो गया उसका नूर जहां। मतलब कि पूरा दुनिया का खूबसूरत, है ना। तो नूर महल से ही क्या बन गई, नूर जहां, मतलब पूरे जहां की रोशनी। पहले एक महल की थी, अपन ब्याह में सज के आई तो पूरे जहां की रोशनी। ठीक है, ये कहानी किसका था, नूर जहां का। अब धीरे धीरे जो है हुआ क्या, जानवे करते हैं कि अगर जिसके माथा पर और उसकी औरत का तांडव करना शुरू करेगी, उसका अपना दिमाग काम करना बंद, है ना। ऐसे भी आजकल कहा था कि लड़कों का जैसे ब्याह होता है तो अपना दिमाग आधा काम करता है, जो पहले पूरा पूरा काम करता था उसका आधा काम। जैसे हमारे देखिए 2 साल से आधा काम कर रहे हैं, है ना। आधे सोचवे करते हैं, आधा सोच ही नहीं पाते हैं। हमको तो यही डर है कि 8-9 साल 10 साल के बाद काम नहीं करे तो पढ़ाएंगे कैसे हम। होता क्या है ना, वो जब होगा तो आप लोग भी समझिए क्या होता है ना। दिमाग जो आपका प्रॉपर्ली ढंग से दोस्त पहले सोचता था एक तरफ से, वो भटक जाता है, दाएं जाए बाएं जाए कि सीधा जाए कि जाए ना करे। ठीक है, आधा आधा काम 2 साल से मेरे साथ हो रहा है। खैर, अरे ये सब दिखा दीजिएगा घर वाले को तो दिक्कत हो जाएगा। एक कट कर लीजिएगा इसको। इसको कट करके एडिट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि धीरे धीरे नूरजहां का पकड़ अपने
मतलब क्या है, शौहर ना उसका हो गया पति, मतलब जहांगीर इतना हो जाता है कि अपना सारा बात मनवा लेती है ना। मतलब किसको जो करना है वो शाहजहां जहांगीर जो है सो करेगा। और नूर जहां के जितने भी सगे संबंधी थे, चाचा उच्चा मामा मौसा फूफा फूफा, सब उसके जहांगीर के दरबार में अच्छे अच्छे पद पर जो है सो बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो एक नॉर्मली विधवा थी, उसके पति का पहले कोई उतना वर्चस्व नहीं था, इसके साथ ब्याह करने के बाद अपने तो हो ही गई, बन ही गई, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी बना दी, है ना। हुआ भी देखिए, विवाह के बाद जितने भी नूरजहां के से संबंधित लोग थे, उनको दरबार में उच्च पद मिलना शुरू हो जाता है। और इसने आगे चलकर जहांगीर के शासन कार्यों पर भी कब्जा कर लिया। बाद में जहांगीर का शासन काल में जहांगीर के इतना कब्जा हो गया नूरजहां का कि देखिए, अब एक यहाँ पर एक चीज़ और है। जब जहांगीर राजा बनता है ना, शासक बनता है, तो वो कुछ काम बहुत अच्छा अच्छा भी करवाता है। जैसे कि शासक बनते ही इसने बोला कि अंग भंग कानून बंद किया। अंग भंग होता क्या था कि सजा मिलने पर किसी का हाथ काट देना, पैर काट देना, होता था ना कि सजा मिला तो उसका हाथ काट दिया जाए, उसका पैर काट दिया जाए, तो इसको बंद कर दिया। मादक पदार्थ के सेवन पर बंद कर दिया। मादक मतलब नशीला, मतलब दारू ये सब हो गया, उसको शराब ये सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन शराब तो बंद किया था जहांगीर, लेकिन सबसे बड़ा खुद शराबी था। जैसे अभी हम लोग बिहार के अथी में बोला जाता है ना, नाम तो नहीं लेंगे, विवादित है, पकड़ लेंगे, खैर उसको छोड़। आए वायरल हो जाएगा तो ठीक है ना, है कुछ में तो वायरल होगा। ठीक है। सबसे बड़ा खुद शराबी कौन था, जहांगीर। लेकिन इसने अपने राज्य में क्या था, शराब बंद करवा दिया था। ठीक है। और अंग भंग कानून जो है बंद कर। इसके अलावा कुछ और भी नियम था जो इम्पोर्टेंट था। देखिए, अंत में हुआ भी क्या कि जहांगीर जो है खुद एक ऐसे इस हद तक वो हो गया नूरजहां के कब्जे में कि उसने कह दिया कि अब हमको अब कुछ नहीं चाहिए, हमको आधा एक सेर शराब दे दो, अब आधा सेर मांस, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हम अपना पूरा राजपाट जो है किसको सौंप दिए हैं, नूरजहां को सौंप दिए हैं। ये कथन किसका था, जहांगीर का। बात समझे कितना बड़ा जो है उसका रोल निभाया। गलत कदम है ना, इसीलिए पिघलना नहीं है। बच्चों को सलाह, लड़कों को सलाह यही है, खूबसूरती देके पिघल गए तो समझिए कि आप चल गए। इसीलिए ये सब से बचना है। ये आप लोग के ऊपर लागू होता है। जो उतना बड़का राजा था उसका तो अपना अधिकार है, ये नहीं है, तो आप लोग कौन खेत के मूली हैं जो आपका अधिकार रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए अभी भी समय है, समझिए संभलिए, नहीं तो बाद में फिर वही बौड़ा बने घूमिएगा। आने वाले 5-6 साल के बाद हमको मिलेगा बौड़ा ऐसा, कहाँ हो सर का, बस बहुत दुख है सर का, हम समझ रहे हैं कि कहानी खत्म हो गया है ना। इसलिए मुस्कुराती है मगर जाने का, खैर आइए, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तू तो खत्म हो गया, हमारा नया हो गया। मुस्कुराती है मगर जाने का नहीं, है ना। नहीं तो मेला उला में जाते घूमे तो आप लोग यही फ्रेम रहते हैं, दिन भर करने मिल रहा है। ठीक है, नहीं जाते मेला घूमने। बाबू हमको कम मत सिखाइए, फिर सब खोलने लगेंगे हम पाटे पाट, इसलिए हमारा से मत सिखाइए। आप खासकर क्लास के लइकन कुछ भी कांड करता है पूरा प्रूफ के साथ मेरे पास पहुंच जाता है ना। तो इसलिए हमको मत से कौन क्या करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तुरंत अपना पतरा खोलेंगे, सब के कलाचीटा खोल देंगे। इसलिए शांत रहिए, सुनते रहिए जो बोल रहे हैं। क्या हुआ कि जहांगीर जो है, क्या हुआ कि जहांगीर इस हद में डूब गया अपने नूरजहां के प्यार में
उसने बोला कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक सेर शराब दे दो और आधा सेर मांग दे दो, हमको राजपाट से कोई मतलब नहीं है, हम अपना राजपाट किसको सौंप दिए? नूरजहां को सौंप दिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर शुरुआत होता है उसके बाद का रणनीति, ठीक है। और उस रणनीति में जो उसका अपना भाई जो था, भाई और नूरजहां के खिलाफ हो जाता है। कहानी कुछ ऐसा है कि नूरजहां की जो भाई था जिसका नाम था आसफ खां, है ना। अब नूरजहां का तो खतिया खड़ा है, क्योंकि पता है कि नूरजहां बोल रहे हैं जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर किसके कब्जे में है? नूरजहां का। तो अब अगला फ्यूचर कि अब अगला राजा कौन बनेगा, है ना। तो दो गो नाम, खुसरो खुर्रम, खुसरो और खुर्रम, ये दो नाम इंपॉर्टेंट हो गया। हुआ भी ऐसा है कि नूरजहां का जो भाई था आसफ का, उसने अपना जो विवाह, मतलब बेटी का जो विवाह है, नूरजहां वाला हरकत आपको लगता है? अब ईप महोदय जो है ये खुदे बता दिए हैं कि हम संटी के भतीजा हैं, आई पूरा क्लास के भतीजा बन गए। जैसे होता है ना गांव में, अगर एक वो साला हो गया तो पूरे गांव के साला, मोहल्ले में निकले तो कहाँ सर हो, कहाँ जाता है, ये वाला कहानी। गांव में किसी एक का मामू है तो पूरे गांव का मामू होता है ना। अभी बता दिए हैं कि हम संटी के भतीजा हैं तो पूरे क्लास बोलता है। पहला पूरा बैच का पहला बच्चा नहीं तो भतीजे बोलता है, क्या भतीजा है। चलिए खैर ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप आगे बैठिए, अरे यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, हाँ बैठिए यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या, देखिए अब हम क्या बता रहे थे कि अगर भविष्य की चिंता होने लगा कि अब जहांगीर के बाद अगला राजा कौन बनेगा जो इस देश को, मतलब इस सल्तनत को संभालेगा, उसको लेकर दोनों सामने आ गए। नूरजहां भी आ जाती है बाद में, और उसका भाई जो है जिसका नाम क्या था? आसफ खां। आसफ खां क्या किया कि अपना पुत्री का विवाह करवा दिया, किसके साथ? खुर्रम के साथ। खुर्रम मतलब कि जो बाद में शाहजहां बनते हैं, ठीक है। और नूरजहां का भाई आसफ खां यह चाहता था कि उसका दामाद जो है शासक बने। ये खुसरो के विद्रोह करने के पहले का सीन है, मतलब जब खुसरो जिंदा था तब का कहानी है कि खुसरो और खुर्रम दुए को न बनेगा। अब ये ब्याह करवाया किसके साथ? छोटका भैया के साथ। सेकेंड जो भाई था, पहला खुसरो, दूसरा खुर्रम, तीसरा परवेज, है ना, ऐसा था। तो खुर्रम के साथ ब्याह करे कौन? नूरजहां का भाई आसफ का, अपनी बेटी का ब्याह, और खुसरो को बना लिया अपना, सॉरी खुर्रम को अपना दामाद बना दिया। ये नहीं चाहता कि बाद में यही खुर्रम राजा बनेगा, नहीं जानता था, बस ऐसे कि हाँ मेरा जो दामाद है वो राजा अगला बन जाए, ताकि हमारा भी बेटी जो है सो रानी कहलाए, है ना। अब हुआ यहाँ पर खुसरो के बाद वही सबसे योग्य भी था। खुसरो के बाद सबसे योग्य कौन? खुर्रम, इसलिए वो शासक बनने की श्रेणी में भी था। लेकिन बाद में चलकर आसफ खां और नूरजहां के बीच भी विवाद शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए हुआ भी कि आसफ खां और नूरजहां के बीच विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम, जो उसकी पहले शौहर मतलब पहले पति की से संतान जो हुई थी लाडली बेगम का विवाह जो है जहांगीर का पुत्र शहरयार से करवाया। किससे? शहरयार से। खुसरो का तो कहानी खत्म, आंख फोड़ दिया गया। तो अब ये चाहती क्या थी कि जैसे ही उसकी पुत्री का विवाह होता, नूरजहां चाहते थे कि शहरयार क्या बने? शासक बने। अब यहाँ पर दोनों अपने पुत्री की अलग भविष्य के लिए दोनों सामने आ गए। उनके भाई का चाहना क्या है कि खुर्रम शासक बने, ठीक है, और नूरजहां क्या चाह रही है कि शहरयार शासक बने। बाद में दोनों के बीच में विवाद भी चलते रहा, ठीक है। हुआ भी, देखिए तो बीच में आ गया अकबर जहांगीर के बारे में ना। खैर यहाँ पर ही थोड़ा देखिए पेज आगे पीछे हो गया है, समझिएगा। यहाँ पे बाद में ये विवाद चला, लेकिन राजा कौन बना? खुर्रम। खुर्रम का ही नाम क्या बन गया? शाहजहां। खैर देखिए अब जब जहांगीर का राज्यारोहण हुआ, वो तो बीच में कहानी सुना दिया किसका विवाह हुआ, किसके साथ? नूरजहां का। तो नूरजहां का कहानी सुनाना वहाँ पर बनता था ताकि आप कहानी को एक दूसरे से
मैच कर सके, स्टोरी को बना सके। ठीक है, जहांगीर का जब राज्याभिषेक होता है कब? 3 नवंबर 1605 को। तो जहांगीर का राज्याभिषेक होते ही उसने उपाधि धारण की नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह काजी। बस इतना छोटा नाम है, 5 अक्षर है ना, 5 को नाम से मिला के एगो नाम बना है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह काजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। शॉर्टकट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जहांगीर बोल देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आता है न्याय की जंजीर। नाम इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा इसको कहानी। न्याय की जंजीर क्या था और क्यों लगवाया गया था? तो ये क्या था कि एक न्याय की जंजीर क्या हुआ कि जहांगीर ने जैसे ही गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठने के बाद आगरा के जो किले था, जो यमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। सोना का जंजीर लगवा दिया और उसमें बहुत सारा घंटियाँ लटका दी, है ना। उसमें क्या कहानी था? आप चल जाइए, उसमें मैम आ गई। उसमें कहानी क्या थी कि जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जो राजा से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आना चाहते हैं, उस न्याय की जंजीर को खींचेंगे, वो घंटियां बजेंगी और उसको जो है राजा अपने दरबार में डायरेक्ट बुलवा लेगा। बात समझे ना? इसे अगर हम लोग को कुछ चाहिए तो ऐसा थोड़ी है कि बिना थाना के लिए हम लोग घुस जाते हैं एकदम जज के पास कि हमारे पास मारा है, गरिया है, ऐसे बोलते हैं नहीं ना। पहले थाना चेकअप करेगा, उसके बाद उनके पहले वैसा ही सीन था कि राजा के नीचे भी वो होते थे उनके मंत्री पद में जो न्याय को देखते थे, लेकिन डायरेक्ट राजा उसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन न्याय के जंजीर में क्या था? कहानी था कि न्याय के जंजीर खींचिएगा, उसमें जो घंटियां बजेंगी, उसका मतलब क्या है कि आपका इमरजेंसी है और आप डायरेक्ट किसके सामने? राजा के सामने अपनी प्रस्तुति को दीजिए ताकि आपके साथ क्या हुआ है। इसीलिए बोला गया। देखिए, जहांगीर इस न्याय की जंजीर को जंजीर ए अदली कहता था क्योंकि इस जंजीर में 60 घंटियां थी और 12 आदेश जारी किए गए थे। जो उसे क्या तुजू के जहांगीरी में इसका उल्लेख है। तुजू के जहांगीरी जो उनका किताब है उसमें इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, अब पीड़ित व्यक्ति जो है घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। ये देखिए यहाँ पर है, यही है न्याय की जंजीर। दिख रहा होगा आपको, ये सब जंजीर दिख रहा है। जो इमेज हमको मिला सोशल मीडिया पर उसको उठा के डालें। इसमें छोटी छोटी 60 घंटियां लगी हुई हैं। ये सोना का जंजीर है ना, सोना का जंजीर है। अब इसमें घंटियां लगाई हुई 60 घंटियां, जिसको बजाकर आप खींचकर आप डायरेक्ट राजा के समकक्ष जो है सो अपनी फरियाद को रख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर ये खुसरो का विद्रोह और ये खुसरो का विद्रोह हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में। आज समय हो गया है समाप्त। ठीक है, 1 घंटे का। जो आज कहानी सुनाए आपका कौन सा? जहांगीर। तो जहांगीर के कैसे वो शासक बना, शासक बनते समय उस पर किस किस का प्रभाव रहा, शासक के पहले जब राजा बनने के पहले किसका प्रभाव था उसके ऊपर, फिर कैसे नूरजहां का उस पर कब्जा हो गया, किस पर? जहांगीर पे। आज का कहानी अच्छे से समझे। आप लोग जो है कृपया कर, जो हम पीडीएफ भेजेंगे बाबू, उस पीडीएफ में तो ये भी रहेगा, लेकिन इसके बारे में हम समझाएंगे अगले क्लास में, मतलब कल समझाएंगे। खुसरो कैसे क्यों विद्रोह करता है अपने पिता के खिलाफ। अभी सुनाया था कहानी, खुसरो जब पहला बेटा था क्या था? जहांगीर से विद्रोह कर दिया। बाद में जहांगीर का के इसका दोनों आँख जो है सो फोड़ देता है। इसी कारणवश खुसरो जो है राजा न बनकर राजा बनता है कौन? खुर्रम। किसके नाम से बनता है? शाहजहां के नाम से। तो अगला क्लास अगले वीडियो।